चलो क्वेश्चन ये है, ये 34 होगा या 35 होगा, इसके पहले क्वेश्चन ये है, बिल्डिंग है, यहाँ से ये कोई पार्टिकल गिराया जा रहा है, ठीक। तो ये है कि वर्क डन का रेशियो क्या होगा, और इसमें दिया गया है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। अब बताओ कि फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स mg, ठीक। इसमें ये इसमें कोई चेंज है नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब नीचे गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का कहाँ नहीं आ रहा है, h का, हाइट का आ रहा है, डिस्टेंस का आ रहा है। वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, FD cos थीटा, क्लियर हो गया। अब इस W = FD cos थीटा में थीटा सबके लिए सेम हो गया, फोर्स सबके लिए सेम हो गया, क्या चीज़ बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है। तो अब डिस्टेंस पे आइए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड के लिए डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। याद करिए, अंडर ग्रेविटी वाले में बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो क्या बताया था, H1 रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो, तो यही वर्क डन का रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा W प्रोपोर्शनल टू H ही तो आएगा, तो W1 रेशियो, W2 रेशियो, W3 1 रेशियो 3 रेशियो, बस बताओ, उधार डालो। क्वेश्चन देखिए, बॉडी मास 1 kg, हमने मास लिख दिया, थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेंडिंग अ हाइट ऑफ, मतलब कि 18 मीटर ये जा रहा है। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन, लॉस ऑफ एनर्जी में निकालना है। कैसे निकालें, बोलो। मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका, ऊपर गया 1 kg मास है, 18 मीटर हाइट पे जाके रुक जा रहा है, तो एनर्जी का लॉस निकालना है। चेंज इन, तो बताइए कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस फाइनल क्या हो जाएगी और इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ m और v², कितना आया भाई, ये 400 और रेशियो निकालें कितना आएगा 200। यूनिट जरा चेक कर लो सबकी, ठीक, 1 kg इतना। अब बताओ कैसे निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी, बॉडी 1 kg थ्रोन अपवर्ड विद 20 मीटर मोमेंटली कम टू रेस्ट, 18 मीटर पे रेस्ट में आ जा रहा है, बोलो 18 मीटर पे रेस्ट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर कौन सी एनर्जी होगी, तो सीधे सीधे ये कर लो, 18 मीटर पर, इधर देखो ये 18 मीटर हुआ, यहाँ पर केवल कौन सी होगी, पोटेंशियल, यहाँ पर कौन सी होगी, काइनेटिक। तो यहाँ निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, यही तो टोटल एनर्जी यहाँ हो जाएगी, और यहाँ पर जो हो जाएगी काइनेटिक, यही काइनेटिक यहाँ क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी। इन दोनों का जो लॉस होगा वही तो लॉस ऑफ एनर्जी के बराबर हो जाएगा। कंजर्वेशन एनर्जी क्या बताता है, यदि यहाँ 20 जूल है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 20 जूल होना चाहिए, बोलो। अब मान लो यहाँ 20 जूल है और यहाँ जाके 15 जूल होता है, तो वही 5 जूल का क्या हुआ, लॉस हुआ, बोलो, वही तो लॉस हो जाएगा। यदि दोनों सेम हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब हम क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पर निकाल लिया, चेंज इन काइनेटिक निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। ऐसा करिए, इसको पॉइंट नाम दे दिया ए और इसको दे दिया हमने क्या, तो हम ये निकालेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए
और यहाँ पर केवल काइनेटिक होगी और पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, और काइनेटिक जो हमारी होगी हाफ mv², ये आएगा 200 जूल। अब आओ टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल लीजिए। यहाँ पर हो जाएगी काइनेटिक 0 हो जाएगी और पोटेंशियल रहेगी, और पोटेंशियल हमारी बता दो कितनी हो जाएगी, mg। तो mg और h कितना आया, 100। तो जो डिफरेंस दोनों का आया ये तो नुकसान हुआ, बोलो। तो लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई कितना हो जाएगा, 200 माइनस 180। तो आंसर कितना आएगा, 20। उतार डालिए। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बताया चैप्टर में, जहाँ वर्क डन तक था उसके ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इधर से थोड़ा कम आते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि करेक्ट हमें ऑप्शन जो है चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, क्या है फर्स्ट ऑप्शन बताइए। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी अ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। सही गलत, सही है, क्योंकि वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो यू की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव मतलब क्या हुआ, डिक्रीज करेगी। सेकेंड कह रहे हैं वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स लॉस ऑफ। सही गलत, सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। सही गलत, सही है। F = dp/। फिर दे रहे हैं इन एन इनएलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज डज नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद कोई चेंज, ये सही गलत। देखिए इन एन इनएलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज टोटल लीनियर मोमेंटम, ये तो कंजर्व होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी मामला आता है तो कंजर्व नहीं होती, उसमें नुकसान होता है, लॉस होता है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। बोलो, यदि यही ये कहा जाता काइनेटिक एनर्जी तो ये गलत हो जाता। काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक में क्या होता है, लॉस होता है, लेकिन टोटल एनर्जी का कोई लॉस, टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। वो एनर्जी साउंड एनर्जी हमने बताया था, लाइट एनर्जी में जब हम सब ऐड कर लेंगे तो जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी। तो सारे के सारे ऑप्शन बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है इसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब इधर देखिए 37। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पार्टिकल स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक विद द एलिवेटेड एंड एंड फ्लैट सेंट्रल पार्ट एज शोन इन फिगर। द फ्लैट पार्ट हैज लेंथ L 3 मीटर, ये वाला। द कर्व पोर्शन ऑफ द ट्रैक आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, इसको कह रहे हैं ये वाला फ्रिक्शनलेस है। फॉर द फ्लैट पार्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, द पार्टिकल रिलीज पॉइंट ए विच इज, यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, विच इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक, वेयर डज द पार्टिकल फाइनली कम टू रेस्ट। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखिए। ये ऐसे आ रहा है, ये आपका रफ सरफेस है। ठीक, यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, ये हाइट कितनी दी गई है, 1.5। जब ये यहाँ कह रहे हैं आगे कहाँ रेस्ट में आ जाएगा, तो रेस्ट में आ जाएगा तो मान लो यहाँ से ये आता है, ये हाइट, क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक, ये पार्टिकल है आपका, क्या करेंगे बताइए। मतलब ये कितना डिस्टेंस जाके रेस्ट में आ जाएगा।
क्या करेंगे बताइए, दिमाग लगाइए। यहाँ से गिर रहा है, यहाँ कौन सी एनर्जी होगी, mgh हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बताइए, क्या हो जाएगी, नहीं यहाँ पे आए तो कनेक्ट, अब इधर को मूव कर रहा है ये, नहीं काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ गिरने पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, जो एनर्जी वहाँ होगी वही यहाँ हो जाएगी। अब इसके बाद ये मूव कर रहा है, तो कह रहे हैं कितना जाके रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा चलो ये भूल जाओ, तुम वहाँ से गिर रहा है, ये बताओ रेस्ट में आ जाएगा, फ्रिक्शन है, ठीक, तो क्या करोगे। अब वो क्वेश्चन भूल जाओ, ये सोचो कि कोई बॉडी फ्रिक्शन सरफेस पर, रफ सरफेस पे जा रही है, और क्वेश्चन ये कि कितना डिस्टेंस जाने पर रुक जाएगी, ठीक, क्या करेंगे। अरे यार ये क्वेश्चन आप यहाँ दिमाग लगा रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और डिस्टेंस आपको निकालना है, और इक्वेशन समझ गए हो कौन सा लगाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g, क्या चाहिए, u चाहिए, और u कहाँ से मिल जाएगा, ऊपर से यहाँ मिल जाएगा। दूसरा रास्ता ये भी है कि w इज इक्वल टू mgh लगा दो, w इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगा दो, ऊपर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी, और यहाँ वर्क डन वाला फॉर्म लगा दो, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेस, ये भी लगा सकते हो। दोनों रास्ते आपके पास हैं, तो हम पहला वाला लेकर चल रहे हैं कि यहाँ से इसको यहाँ वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, वही इसकी U हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, यहाँ मिलेगी तो कौन सी, काइनेटिक हो जाएगी, आप इससे निकाल सकते हो। या दूसरा रास्ता है, इक्वेशन आप मोशन लगा सकते हो, यहाँ पर पॉइंट ए कर दिया, ये पॉइंट बी कर दिया, हम बात कर रहे हैं ए से बी, तो बताइए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g, कंजर्वेशन एनर्जी भी लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। थर्ड वाला कहीं जहाँ कंजर्वेशन नहीं लगाना, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे बी स्क्वायर, यू की वैल्यू यहाँ क्या है 2gh, h कितना है, तो बताइए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 15 30 अंडर रूट कितना आ गया। अब कंजर्वेशन लगा के देख लो, यहाँ पे क्या लगाते mgh, और नीचे आता तो क्या करते हाफ mv स्क्वायर, देखिए m से m क्या हुआ, यही देखिए आंसर आएगा आपका। बोलो अब हमारे पास क्या हो गया, इधर देखिए, अब हम इधर की यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ आके रुक जा रहा है, यहाँ रुक जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जा रही, और ये वेलोसिटी आपको मिल गई अंडर रूट कितना, और ये डिस्टेंस हमें x फाइंड करना है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर देंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g, तो b की वैल्यू और u की जगह ये 30 हो जाएगा, माइनस 2g नहीं लगाएंगे, 2μg लगाएंगे, 2μgh, तो माइनस 2μ बोलो कितना दिया है 0.2 इंटू जी, और इंटू h की जगह हमने लिख दिया x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, ये बताइए कितना है 3 मीटर है, और हमारा आंसर कितना है, तो 3 गया और 3 आया, कितना हुआ 6 मीटर, कितना बचा, अब यहाँ से 1.5 और जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपको। मतलब 3 ये जाएगा, 3 वापस आएगा, 3 3 मिल के कितना हुआ 6 हुआ, और 6 के बाद अब 7.5 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचा, इसका मतलब यहाँ से जब दोबारा जाएगा तो कितना जाएगा ये 1.5, तो वहाँ पर ऐसे लिख दो कि आंसर नीचे लिख लो कि 7.5 माइनस 6, ताकि याद रहे कि कैसे आया है, ठीक 7.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 1.5। चलिए ये क्वेश्चन देखिए,
चलो इसको तुम लोग बताओ कैसे करोगे। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m इन ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस s, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या कह रहे हैं समझो। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv, ठीक है। ट्रेवलिंग सम डिस्टेंसेस, मतलब ये कोई पार्टिकल है, ये डिस्टेंस कितना चलता है, s चलता है। काइनेटिक रिक्वायर्ड बाय बॉडी मास m ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u बराबर क्या हो गया, ठीक। और ये वेलोसिटी आपकी यहां कितनी है, v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv। अब कह रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह रहे हैं अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, F की वैल्यू कांस्टेंट हो। फिर से समझ लो, क्वेश्चन दोबारा हम समझा दे रहे हैं। पार्टिकल u बराबर क्या है, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो रही है, v मान लेते हैं। हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें किसी तरह से v निकालना है, और v निकालने के लिए उन्होंने हिंट क्या दिया है, डिस्टेंस क्या दिया है, s दिया है, और क्या दिया है, फोर्स कांस्टेंट दिया है। क्या करोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, बोलो यार। इक्वेशन आप कौन सा, अबे थर्ड वाला क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। जो चीज फिजिक्स में कहा कांस्टेंट कहा जाए उसका आना जरूरी है। क्या कांस्टेंट कह रहे हैं बताओ, फोर्स कांस्टेंट कह रहे हैं। ये इसको याद किया रहना, जो कांस्टेंट कहे उसका आना जरूरी है। और फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स आएगा। और फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बता दो किसमें छुपा हुआ है, किसमें छुपा हुआ है, इसी तो रिलेटिव है ये, तो इसी में तो आएगा। तो अब इस पे रखिए, तो b स्क्वायर u की वैल्यू 2f/m इंटू, अब रखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करोगे, हाफ m 2f/s/m से m, तो क्या कहीं मास आया, नहीं आया, तो इसको लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू m की पावर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इस केस में मास पे डिपेंड नहीं करेगी। पॉइंट क्लियर हो गया। अब उतारो, नहीं करेक्ट कर लो यार, सही कर लो, ए करेक्ट है, m स्क्वायर नहीं। अच्छा, अभी इसमें दे रहे हैं कि जो है एनर्जी 10⁻⁻20 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी आगे बताएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है कितना, 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर दो, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या कर दो, डिवाइड। तो इसका हो जाएगा 10⁻20 अपान 1.6 10⁻⁻19, डिवाइड करके देखना जो आंसर आ जाएगा, मतलब 10⁻20 अपान 1.6 10⁻⁻19। अभी आगे बता रहे हैं पावर में। ये 46 वाला क्वेश्चन हम बताएंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक। दोनों सेम क्वेश्चन है। चलो इसको देखो, 47A, बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो हमने डाटा लिख दिया, विद मोमेंटम now force acts on a body in the direction of motion, the increase in kinetic energy of the body
ठीक। अब क्वेश्चन फिर से समझो, लैंग्वेज कह रहे हैं मास दिया है 5 kg, पार्टिकल का मोमेंटम आपको दिया गया है, ठीक, फोर्स दिया है। 5 सेकंड के बाद कह रहे हैं जो है बॉडी मास 5 kg मूविंग विद मोमेंटम, नाउ फोर्स ऑफ 2 Newton एक्ट्स ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इन 5 सेकंड। 5 सेकंड तक जो है फोर्स काम कर रहा है। द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैसे निकालोगे? देखिए, जहाँ फोर्स है, जहाँ एक्सीलरेशन है, वहाँ इक्वेशन ऑफ, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv। तो क्या करेंगे बताइए? वेलोसिटी निकालेंगे। अब वेलोसिटी के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? टाइम दिया गया है, टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट वाला यूज होगा, b = u ± at। अब हमें दो चीज़ चाहिए, एक a चाहिए, एक u चाहिए। u कहाँ छुपा हुआ, a कहाँ छुपा हुआ है? u कहाँ छुपा है? मोमेंटम में। और a कहाँ छुपा है? फोर्स में। तो हम a निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा फोर्स अपान मास, तो 2/5, तो 0.4 आ गया, 0.4। और मोमेंटम होता है m × u, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा? p/m। और p कितना दिया है? 10, m कितना दिया है? 5। तो कितना आंसर आया? ये इनिशियल मोमेंटम दिया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हमको मिलेगी। अब यही फाइनल मोमेंटम दिया होता तो फाइनल वेलोसिटी में मिलती। अब बताइए क्या करेंगे? b² u ±। अब बताइए b हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू। अब यहाँ पर एक्सीलरेट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है, बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, इसलिए क्या लोगे? प्लस a की वैल्यू, t की वैल्यू 5, कितना आया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। हाफ mv, तो हाफ मास 5, 4 का स्क्वायर 8, कितना आंसर आया? उतारो तो फिर एक बार फिर से समझा दें। अच्छा, क्या निकालना था आपको? इंक्रीज इन। तो इंक्रीज कैसे निकालोगे? ये फाइनल हो गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या करेंगे? हाफ m5 है ना, और u 2 का स्क्वायर 4, कितना आया? तो बताओ, चेंज इन का डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे? फाइनल माइनस कितना आंसर आएगा? ओके। अच्छा, एक रास्ता और था इसको करने का, एक और मेथड किसी फॉर्मूले में और मिलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे यार, वर्क डन में वर्क डन = क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक। तो वर्क डन निकाल लो, वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स आपको मालूम है, 5 सेकंड में क्या निकाल लो? डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। जो लोग कर पाओ निकालें। दूसरा मेथड भी, W चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए। कोई निकाला दूसरा मेथड है? आया? इधर देखिए, दूसरा हम ये कह सकते थे, W चेंज इन काइनेटिक। अब वर्क डन निकाल लो। FD, F तो मालूम है, क्या नहीं मालूम है? D नहीं मालूम है, तो D कैसे निकालोगे? इक्वेशन आप ये लगा देंगे, B नहीं सॉरी S = हाफ AT, तो S = U निकाल चुके हैं, कितना है? 2, T कितना है? प्लस हाफ A पॉइंट T, तो कितना आया? 10, 25, और ये 10, 5, कितना आ गया? 15 आ गया। अब W यहाँ रख दो, तो W फोर्स कितना है? 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और cos 0, क्योंकि उसी डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो एंगल क्या हो गया? 0। कितना आंसर आया?
दोनों मेथड्स कर सकते थे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हाँ दोनों से 30 आएगा। अब यही जो है हम निकालेंगे, W निकाल लिया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये तो हुआ ये। और इसमें पूछ क्या रहे थे, इंक्रीज इन, तो वही इंक्रीज तो चेंज हुआ, जो इंक्रीज हुआ वही तो चेंज हुआ। बोलो भाई, जैसे मान लो 10 थी और 30 हो गई, अब तो 30 में से 10 गया कितना हुआ 20, तो वही इंक्रीज हो गया 20। तो हमारा यहाँ डायरेक्ट निकला है W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो, ज़्यादा नहीं बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है इन मतलब कि जो गोला होता फेंकने वाला, शॉर्ट पुट जिसे कहते हैं, इवेंट एंड एथलीट थ्रोज द 10 kg है। देखो इनिशियल स्पीड 45 डिग्री फ्रॉम द हाइट ऑफ, ये assuming air resistance to be negligible, acceleration due to gravity g, the kinetic energy of the short, ठीक है। इधर देखो कौन बताए क्वेश्चन को, यहां से प्रोजेक्ट किया गया, कह रहे हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, और ये एंगल आपको दिया है 40, वेलोसिटी 1 मीटर। हाइट भी दिया है, एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉर्ट पुट व्हेयर जस्ट रीचेस द ग्राउंड। यहाँ जब पहुँचता है तो इसकी हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ। बोलो, ऐसे ये फेंका जा रहा है यूँ, ये बता चुके हैं। इसमें केवल इतने तो कॉन्सेप्ट है कि हाफ mv² लगाना है, बाकी टोटल प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है, तो इसमें दिमाग क्यों इतना परेशान हो रहे हो। ये क्वेश्चन करा चुके हैं भाई। वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, रिजॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1 cos 40, और इधर क्या आएगा 1 sin 40। हाइट आपको ये दिया ही दिया है। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि यहाँ वेलोसिटी निकालने के लिए, हाइट दी गई है, हाइट वाला कौन सा फॉर्मूला है? अबे h बराबर ut, कहीं टाइम के बारे में कोई जिक्र कर रहा है तो काहे उसर जा रहे हो? क्या पूछ, हाइट दिया गया है ना, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कौन सा लगाओगे, थर्ड लगाओगे। 3 इक्वेशन में 3 नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो तो 1000 दवाओं में कौन से कर लोगे यार। ये 3 चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, यही तो लगाएंगे। बी निकालना है, यू की वैल्यू बोलो, 1 sin 40, sin 45 वैल्यू 1/√2, ठीक, प्लस की माइनस, माइनस क्योंकि ये ऊपर कंसीडर कहाँ कर रहे हो, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो -1/√2 का होल। अब ये प्लस रहेगा, नीचे आ रहा है 2g और h की वैल्यू बस, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये 15 150, यही तो आएगा। तो 100 हाइट कितना है, तो लिए तो है 1.5। अच्छा ओके 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 ओके, 30 आ जाएगा, तो 30 और ये 60 और 1 61 बटे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम कितना है 10, और b² की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 610 बटे
टोटल ये प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से बदनाम इसलिए हो गया कि उसमें लग गया हाफ mv²। ओके, बाकी ये वही रफ इंक्लाइन प्लेन प्लेस्ड और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन द इंक्लाइन इज माय वर्क डन बाय थ्योरेटिकल है, इसको करना। क्वेश्चन ये रफ इंक्लाइन प्लेन इज प्लेस्ड ऑन कार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन इंक्लाइन is my work done by force of friction between the block and incline is there then a dissipation of energy। मतलब जो कह रहे हैं कि क्या जो इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक रखा गया है तो कोई वर्क डन फ्रिक्शन से तो कोई वर्क डन नहीं होगा, और जो वर्क डन नहीं है तो कोई वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 50 वाला देखिए, ये जो भी हमने पहले बताया था आपको। रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। यहाँ देखिए 1 किलोमीटर ये रेन ड्रॉप है, इसका मास दिया है 1 ग्राम, हाइट विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 1 किलोमीटर हिट द ग्राउंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी दी है, फर्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप। ठीक, अब यही क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एग्जाम्पल दोनों में है। तो एक में आपका दिया गया रेडियस दिया गया है, अब रेडियस दिया गया तो मास कैसे निकालोगे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ मास डायरेक्ट दिया गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रहा है, यहाँ वेलोसिटी दी गई है जब वो हिट कर रही है। तो ये बताओ क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट लॉस ऑफ पोटेंशियल। कैसे निकालोगे? ऊपर यहाँ टोटल कौन सी होगी और यहाँ कौन सी होगी? यही जो पोटेंशियल होगी वही टोटल होगी, और यहाँ जो काइनेटिक होगी वही टोटल हो जाएगी। बोलो, तो दोनों क्या निकाल लो? डिफरेंस निकाल लो। तो ये बताइए, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो टोटल एनर्जी जो ए पे होगा वो प्योरली काइनेटिक 0 हो जाएगी, बचेगी कौन सी? पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारी हो जाएगी mg। तो m हो गया ग्राम, ग्राम को बदल लिया किलोग्राम, g की वैल्यू 10 और h, अब h की वैल्यू कितना है? 1 किलोमीटर। तो इसको हम कर लेते हैं 1 × 10⁻। तो ये दोनों कैंसिल हुआ, कितना आया? अब आ जाइए टोटल एनर्जी एट बी, और बी पर यहाँ पर काइनेटिक केवल होगी, पोटेंशियल की वैल्यू, और काइनेटिक बोलिए हाफ mv। तो हाफ मास बताओ, 1 ग्राम को बदल लो। वेलोसिटी बताइए क्या है? 50 का होल कितना हो जाएगा? 2500/2 इंटू कितना आ जाएगा? 120 नहीं, 2 1 जा 2 2 जा 1.25। अब डिफरेंस निकाल लो, बता दो। डिफरेंस निकालोगे एनर्जी का तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस कितना आ जाएगा? 8 पॉइंट। समझ में आया सबको? बोलो। वही जो है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि कॉन्सेप्ट ये था हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल ही क्या हो गई? टोटल। बोलो। और लोएस्ट पॉइंट जो टकरा रही है वहाँ जो टोटल है हमारी, वही क्या बन गई? काइनेटिक बन गई। तो ऊपर मान लो 20 जूल रही हो, तो 20 जूल केवल पोटेंशियल थी। अब वही ग्राउंड पे आ रही है, तो मान लो ग्राउंड पे 5 जूल काइनेटिक आ गई। तो बताओ नुकसान कितना हुआ? 20 - 5। अब हमने क्या किया? हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल निकाल लिया।
हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया, वो कितना आया हमारे पास 10 जूल आया, और लोएस्ट पॉइंट पर कौन सी हो गई, काइनेटिक हो गई, तो 10 में से उसको माइनस कर दिया, तो जितना नुकसान हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ओके, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी द ड्रॉप। अब बताओ, कह रहे हैं काइनेटिक गेन कितना हुआ, कितना हुआ 1.25 निकाले ही वही गेन हुआ। कह रहे हैं इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक क्वेश्चन एक में और लिख लो, इसमें इसी में क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिखो इसी में। इन एबव प्रॉब्लम फाइंड वर्क डन due to air resistance ठीक, चलो बताओ कितना आ जाएगा। ये बताइए, जो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें लॉस क्यों हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो जो वर्क डन है एयर रेजिस्टेंस कर कितना रहा है, जो लॉस, जो आपकी एनर्जी आई, लॉस ऑफ एनर्जी आई, वही तो वर्क डन करेगा। ऊपर कितनी थी बताओ, ऊपर यहाँ पर हम निकाले तो यहाँ पर हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी थी, या यही टोटल एनर्जी कह सकते हो, तो ये कितनी थी 10, और यहाँ जो टोटल हम निकाल लिए वो कितनी आई 1.25 आई। तो बताओ कि वर्क डन जो हो गया, दोनों का चेंज निकाल लो, जो लॉस हो रहा है वही एयर कर रही है। एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ 10 माइनस 1.225 कितना आ जाएगा। इतना वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है। एयर जब बॉडी वो नीचे आ रही है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, इसीलिए लॉस ऑफ एनर्जी आ रहा है। ठीक, तो उतार डालिए। अच्छा, पीछे कुछ क्वेश्चन दिया था, बोलोगे नहीं जब तक पूछेंगे नहीं। चलिए इसमें पहले इसको निपटा लेते हैं तो फिर बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लिफ्ट ऑफ मास 500 kg डिसेंडिंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, its supporting cable begins to slip, thus allowing to fall a constant acceleration। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अब करो इनको तुम लोग, ये करा दे रहे हैं। क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg पुश्ड अप a surface inclined to horizontal at angle 30 degree by a force of 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कितना दे रहे हैं बताओ। Parallel to the inclined surface, the coefficient of friction between the block and incline is, if the block is pushed by 10 meter along the incline, distance दिया है, calculate, फर्स्ट दिया है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब याद करें जो हमने फ्रिक्शन में पढ़ाया था तो वहाँ आपको बताया था कि आगे वर्क डन में मिलेगा। ठीक, फर्स्ट है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो बताओ इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, mg कहाँ काम करेगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये हो गया आपका। अब ग्रेविटी, ये इसके द्वारा वर्क डन पूछ रहे हैं, फॉर्मूला बताओ क्या लगाओगे,
W इज इक्वल टू एफ डी कॉस, तो बताओ F की जगह क्या होगा, mg साइन mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और cos 30, तो m कितना दिया है 1, g 1/2, 10 cos 30, तो 2 5 जा 2 5 जा 25, 25 रूट, अच्छा रुक जाओ एक मिनट, गड़बड़ कर दिया, अभी गड़बड़ कर दिया, रुकिए, ये जो एंगल होता है ये वाला, वो कौन सा एंगल होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर को है, अब फोर्स किधर लग रहा है, एंगल कितना हुआ, इस फोर्स की बात नहीं हो रही, इस फोर्स की बात हो रही, इसके द्वारा वर्क डन निकाल रहे हैं, बॉडी जा कहाँ रही है, फोर्स कहाँ लग रहा है, एंगल कितना हुआ, तो यहाँ क्या रखेंगे, तो ये आप m की वैल्यू बोलो 1, g की वैल्यू बोलो, ये इंटू -1 कितना आ जाएगा, माइनस में 50, अब 50 की जगह वही 49, जी की वैल्यू 9.8, ओके, तो माइनस यहाँ नहीं किया, कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे उसको, है? नहीं, तो उन्होंने क्या पूछा है, देखो ये दिया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन हम निकाल रहे हैं अभी, केवल ग्रेविटी की वजह से, और दूसरा कर रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ, अब केवल फ्रिक्शन की वजह से निकालेंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से निकालेंगे, तो बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, अब सेकेंड पे आ जाओ, फिर से यही लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस, और फ्रिक्शन ये वाला म्यू आर, तो म्यू और आर है, ये आर ऊपर लगेगा, आर होगा किसके बराबर, तो बोलिए क्या हो जाएगा, mg cos 30, डिस्प्लेसमेंट ऐसे रख देते हैं, और cos यहाँ भी कितना होगा 1, क्यों 180 हुआ, बॉडी जा कहाँ रही है और फोर्स कहाँ लग रहा है, अब वैल्यू रखिए, म्यू की वैल्यू बोलिए 0.1, m की वैल्यू, g की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट बोलिए 10, और इंटू माइनस, तो ये 10 ये कैंसिल हुआ, 5 रूट, माइनस में क्या आया, अब ऑप्शन पे आओ, माइनस नहीं दिया छोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8 आएगा, कितना आ जाएगा 8.49 के अप्रॉक्स आ जाएगा, क्योंकि जी हम 10 ले रहे हैं, जी यहाँ 9.8 लिया गया है, ठीक। एक और देखो, अच्छा पहले इतना उतारो तो फिर बताएं, ये दो उतार लो, फिर से एक बार भी बता देते हैं, इधर देखिए समझिए, देखो एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कहा गया है, इसका मतलब हो गया कि जैसे ग्रेविटी 10 न्यूटन नीचे लग रही है, तो 10 न्यूटन कहाँ लगाओ, ऊपर लगाओ, तो एक तरीके से हम लोग यहाँ एंगल लेना चाहिए था 0, यहाँ भी 0, या मान लो हमने 180 ले लिया है, माइनस छोड़ देंगे, माइनस का आंसर में नहीं लगा, माइनस दिया भी होता तब भी न लगाते, हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है, जैसे हो क्या रहा है कि mg sin थीटा कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, उसके अगेंस्ट कह रहे हैं वर्क डन क्या होगा, तो जितना नीचे लग रहा है उतने फोर्स हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा, तो ऊपर लगाना पड़ेगा, थीटा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो हम 0 को 180 रखें, तो 180 मतलब कि माइनस हम नहीं आंसर में लगाएंगे, ठीक, अदरवाइज हम लोग सीधे सीधे यहाँ का रखना चाहिए था, हमें 0 रखना चाहिए था, हम जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है, बाई द ग्रेविटी होता तब तो वहाँ पर आपका निगेटिव आ जाता है, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी सेंस यहाँ पे हो गया, उतना ही फोर्स हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा, तो ऊपर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा की वैल्यू वहाँ क्या लेते हैं हम 0 लेते। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी था, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे जितना लग रहा है उतने कहाँ लगाए हम, ऊपर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ भी क्या लेते हैं हम 0, या 180 लिए हैं, माइनस आंसर हम नहीं लगाएंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं।
ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बताओ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे बता दो, बोलो। ये हाइट निकालो सीधे सीधे mg, ये हाइट कैसे निकालेंगे, अब इधर देखिए, ये हो गया ना सबका, ये 30 है आपका, ये आपको डिस्टेंस दिया है ना कितना 10 मीटर, इसका मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हाइट हमें मिल जाए, काम बन जाए। कैसे मिलेगा हाइट, साइन 30 इज इक्वल टू एच अपान, तो h इज इक्वल टू क्या हुआ, कितना आंसर आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg h, कितना आंसर आया, बोलो। अगला क्या कह रहे हैं, अच्छा इंक्रीज इन पोटेंशियल, ये गलत ऑप्शन सही कर लेना, मीटर में दे दिया है, ठीक। अच्छा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या करोगे, कितना हो जाएगा, हाफ वेलोसिटी निकाल लो 10 मीटर पर, जो वेलोसिटी आ जाएगी वही हाफ mv, तो वेलोसिटी के लिए क्या लगाएंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g साइन थीटा इंटू, और फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे हाफ mv, अब उतार डालो कर लेना। अच्छा एक और इसमें है, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, तो बताइए कैसे निकालेंगे, अप्लाइड फोर्स जो ऊपर लग रहा है तो कितना लगेगा, जितना टोटल फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, उतने फोर्स हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, तो उसका भी निकाल लो। मतलब अप्लाइड फोर्स जो हमारा आ जाएगा mg प्लस म्यू आर, F इज इक्वल टू ठीक, ये अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, और फिर अब W इज इक्वल टू लगाएंगे F D cos 0। अब यहाँ वैल्यू रख लो अपना, ये वाला, ये जो अप्लाइड जो फोर्स होगा वो टोटल जो नेट फोर्स नीचे लग रहा है उसी के बराबर होगा। अब यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 10, ये आएगा 1/2, ये आएगा 0.1, ये हो गया, मास कितना दिया है 1 है 1, ये 10, ये √3/2, कैंसिल, अब यहाँ रख देना, ठीक। अच्छा दिया है तो दिया है तो यार ये नहीं करेंगे, फिर वही रखेंगे वैल्यू, कितना दिया है बताओ, हाँ तो फिर मत करना, ये सीधे वही रख देंगे। यहाँ पर जो है कितना दिया है, 50 जूल, 10 इंटू 5 नहीं 10 इंटू 10, हाँ इज इक्वल टू, चलिए अब हम लोग आते हैं। अच्छा पीछे क्वेश्चन बताओ जो ना आया हो उसको बताओ, जो दिया था जो कोई क्वेश्चन ना आया हो। 27 से पहले किसी कोई प्रॉब्लम है, इसके पहले किसी कोई प्रॉब्लम है, किए थे 27 बताएं फिर। 27 ये देखिए, ब्लॉक 2 kg फ्री टू मूव अलोंग द एक्सिस रेस्ट t is equal to 0 onwards subjected time dependence force Ft varies t as shown in figure, kinetic energy of the block after 4.5।
4.5 ये हुआ। कर्व किसके बीच है बताओ? F40। F40 से क्या मिलता है? क्या मिलता है? इम्पल्स मिलता है। तो इम्पल्स वाला यहाँ वाला नहीं लगे। इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब इसका कैसे एरिया निकालोगे? अच्छा 1 मिनट, यहाँ डाटा छूट गया, तभी पूछ रही थी। लिख लो 4 न्यूटन और 2। यहाँ पर लिख दो 4 न्यूटन यहाँ पर, और यहाँ पर इसके सामने लिख दो 2। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। इसके जस्ट नीचे इसे चले जाओ, ये यहाँ 2 है और इस यहाँ पर कितना है? 4 है, और यहाँ 3 है ही है। अब निकाल लोगे? बोलो। I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इसका इम्पल्स, इसका एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 3 इंटू 4 माइनस 1/2 1.5 इंटू 2। निकाल लोगे? बताएं, बोलो। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं न्यूटन लॉ में। अब हो जाएगा। और बताओ कौन सा नहीं आया? 20 29 25, रुक जाओ। 25 में इधर दिया है एक्सीलरेशन, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा फोर्स। और जब फोर्स बन गया तो इसका क्या निकाल लो? एरिया। तो यह आ जाएगा 1/2 8 इंटू 20, और मास दिया गया 10, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आ रहा है? 1 मिनट, नहीं अब दिखाई देगा। निकालना था आपको वर्क डन। तो W इज इक्वल टू 1/2, ये इतना है 8 इंटू, इधर देखिए 20 यहाँ से यहाँ तक है, और मास से और मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 इंटू तो 4 800। अब देख लो यूनिट वगैरह चेक कर लो। अच्छा ये दिया देखो सेंटीमीटर, इधर दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये दिया है। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 20 है ना, इंटू लिख देना 10 टू पावर -2। तो यहाँ भी 10 टू पावर, तो आंसर कितना आएगा? 8। अच्छा ये भी सेंटीमीटर में है, रुक जाओ। तो एक 10 पावर -2 और आएगा, यहाँ भी और होगा। तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -4 हुआ। तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू, यहाँ भी CGS दिया था, यहाँ भी दिया था। और बताओ, फोर्स दिया गया है, वेरीज विद डिस्टेंस x, ये आपको दिया गया है। द फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इन मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ऑब्जेक्ट 0 to 6। यहाँ से वर्क डन तो सीधे सीधे क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? W इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1/2, 6 में से 3 इंटू 3, तो ये 9, और ये 4.5, और 9 4। किसी कुछ पूछना है और इसमें आगे बढ़े? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में बाकी डिटेल पढ़ेंगे SHM में हम लोग। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। ये स्प्रिंग है, और इस पर मास हमने सस्पेंड किया थोड़ा सा। तो ये क्या होगा? मान लो x डिस्टेंस नीचे आई है, तो हो गया क्या? फोर्स कहाँ लगेगा? जिसकी वैल्यू, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है? इसलिए निगेटिव है। ऐसे ही कंप्रेस करो, तब भी स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस करेंगे तो फोर्स कहाँ लगेगा? क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तो फिर वैसे ही आ जाती है। तो दोनों केसेस में, चाहे कंप्रेस करें चाहे स्ट्रेच करें, दोनों सिचुएशंस में फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, इसलिए माइनस यहाँ साइन ही होता है। इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और K को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट।
x हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहां से k इज इक्वल टू, तो न्यूटन पर SI सिस्टम में, और डाइन पर सेंटीमीटर किस में हुआ, ठीक। डायमेंशन निकालना चाहो किसके सिमिलर है, सरफेस टेंशन के। अब आते हैं हम लोग, जरा कर्व एक दो देख लो, इधर x लिखा, इधर फोर्स लिखा, F इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ जो है F प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, यहाँ से k की वैल्यू F अपान एक्स हुआ, तो इसका जो स्लोप होगा, ये थीटा है ज्योमेट्री से, ये भी क्या हुआ, तो बताइए k की वैल्यू यहाँ से हो गई F अपान एक्स, F अपान एक्स मतलब हो गया tan थीटा, y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट, ये f है, ये भी f हुआ, ये x है, ये भी x हुआ। तो यहाँ से एक चीज़ निकल आया कि स्लोप बिटवीन फोर्स एंड x गिव स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए ये हमने लिया, ये हमने लिया, ये आपका एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, K1 एंड K2, तो नेचुरल सा है कि K2 ग्रेटर देन क्या हुआ, रेशियो निकालना चाहे तो रेशियो निकाल सकते हैं। सेकेंड कर्व आ जाते हैं, F और K मान लो कर्व प्लाट करना चाहते हैं, तो F प्रोपोर्शनल टू यहाँ भी K हो रहा है, X क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, X क्या है। अब बताइए K और X में कर्व कैसा होगा, इधर K है इधर X है, कर्व कैसा होगा, क्योंकि K इन्वर्सली क्या होता है, हाइपरबोलिक कर्व हो गया, ठीक। अब आते हम लोग इस पर वर्क डन वगैरह एनर्जी पर आते हैं। ये स्प्रिंग है और इसको अब डेरिवेशन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये x यहाँ पे स्ट्रेस हो गई स्प्रिंग, तो u इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, हाफ के एक्स, निकालना चाहते हो डेराइव करना चाहते हो w इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और x की वैल्यू के एक्स रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x1 टू x2, तो u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब ये जैसे w इज इक्वल टू निकालना चाहो, ये होता है हाफ एफ डी एक्स डी डब्ल्यू, तो w इज इक्वल टू क्या करोगे, डी डब्ल्यू x1 2, और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू रखेंगे हमारा माइनस के एक्स और इंटू डी एक्स x1 2, तो माइनस के ये एक्स स्क्वायर बाई 2 x1 2, तो माइनस के बाई 2, और ये क्या हो गया x2 स्क्वायर माइनस माइनस अंदर ले जाओ, तो वर्क डन यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, w इज इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के। अब इसी में हम ये कर लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू 0 कर दें और x2 इज इक्वल टू x कर दें, तो w इज इक्वल टू सीधे सीधे फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ के एक्स। बिल्कुल इसकी शकल सूरत मिल रही, किससे बोलो, हाफ एम बी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन स्क्वायर से। फिर इसके बाद आगे फिर यही मिलेगा, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर हाफ आई ओमेगा, अगले चैप्टर में ये मिलेगा आपको। तो जरा इसके बारे में हम आते हैं, फिर से इसको समझिए, डेरिवेशंस कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला आपको ऐसे याद करना है। इधर देखिए, ध्यान दो, इधर ये कोई स्प्रिंग मतलब चीज देखिए, और इसको हमने x डिस्टेंस स्ट्रेच कर दिया, बस इतना x इतना किया, तो यहाँ पर फॉर्मूला सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स। और इसकी शकल सूरत समझ गए होगे किससे मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से मिल रही है, क्या होता है, हाफ एम बी। अब एक चीज और चेंज कर रहे हैं हम, जरा ध्यान दो, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है,
और F इज इक्वल टू के एक्स है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपान एक्स रखो यहाँ पर, हाफ F अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। ये बहुत बार फार्मूला केवल पूछ लिया गया था, क्वेश्चन यह था वायर है उसको x डिस्टेंस स्ट्रेच किया जाता है, वर्क डन क्या होगा, तो W इज इक्वल टू हाफ F इंटू एक्स, और लेंथ दी गई है तो हाफ F इंटू एल हो जाएगा। बोलो, अब इधर देखो फिर से चेंज हम कर रहे हैं, अब चेंज ये कर रहे हैं x हटाना चाह रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान के, तो U इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ के F अपान के का होल, तो U इज इक्वल टू हाफ, एक के से के कैंसिल, तो F स्क्वायर अपान क्या हुआ, हाँ F स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान के। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुमको बताना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक। हमने ये कहा कि स्प्रिंग एक्स 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कर दी गई, ठीक, और स्प्रिंग एक ही है। स्प्रिंग जब एक ही रहेगी, स्प्रिंग कटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, तो के में कोई चेंज, जब तक स्प्रिंग बदलोगे नेचर, जब तक उस पर नेचर डिपेंड करती, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि 2 से 4 सेंटीमीटर कर दिया गया और के कांस्टेंट है, तो बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहला यूज करेंगे U इक्वल टू हाफ के एक्स। चलो अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि फोर्स जो है F1 से F2 कर दिया गया, या हम ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया जा रहा है 2 से 4, अब फोर्स कांस्टेंट है, एनर्जी का रेशियो क्या है, तो बताओ कौन सी यूज करोगे। क्या हमने कहा फोर्स कांस्टेंट कहा, तो फोर्स किस में आ रहा है, तो यहाँ U प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x हो गया, तो U1 अपान U2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 अपान। अब फिर से हम कह रहे हैं 2 स्प्रिंग हैं और उनका K1 K2 है और K1 ग्रेटर देन K2 है, फोर्स कांस्टेंट है, एनर्जी किस में ज़्यादा किस में कम होगी, कौन सा लगाओगे, अब ये लगा देंगे। हमारी बात समझ में, जो चीज़ कांस्टेंट कहे उसका आना जरूरी है, तो ये मत याद करना, वो तो याद ही करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला F बराबर के एक्स याद ही है, इन्हीं दोनों से हम क्या करेंगे, बना लिया करेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। U और X उसमें दिया, डायरेक्ट यूज कर लो, U F X की बात कर रहा है ये यूज कर लो, U F और K की बात कर रहा है इसको यूज कर लो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। ग्रेटर लेस ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरल विदाउट एनी कैलकुलेशन क्वेश्चन कर सकते हो। बोलो, अब दूसरी बात समझो, इसको ध्यान दो, ये स्प्रिंग है ऐसे थी, इसको हमने x1 डिस्टेंस स्ट्रेच किया इतना, ये फिर इसको हमने ठीक और स्ट्रेच कर दिया, तो जानते इसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू, या U एनर्जी कहो, वर्क डन कहो, जो भी कहो, हाफ की x2 स्क्वायर, हाफ की बोलो, बिल्कुल वैसे हो गया, हाफ m B2 स्क्वायर, हाफ m B1 स्क्वायर, हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर। इसमें ज़रा ध्यान दो, क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दो, x2 हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कोई स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दी गई, 2 और कर दी गई, तो 2 और कर दी गई, ये x1 हुआ, तो x2 2 + 2 मिलके क्या हो जाएगा, ये हम बताना चाह रहे हैं, इस पर जोर देना चाह रहे हैं। x2 टोटल होता है, x1 2 सेंटीमीटर किया और 2 और कर दिया, तो 2 2 मिलके क्या हुआ, बस इस पर ध्यान दे रहे हैं ना, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। बोलो, अब दूसरी बात आते हैं, कंजर्वेशन एनर्जी की बात आएगी इसमें भी।
अब यहाँ कंजर्वेशन कैसे आएगा? यहाँ कंजर्वेशन आएगा कि जैसे मान लो स्प्रिंग ऐसे है, ऊपर से कोई बॉडी गिर रही है, तो गिर रही है तो वहाँ कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। और गिरेगी स्प्रिंग के ऊपर तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स। तो इसका मतलब mgh इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब दूसरा केस देखो, कोई स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, यूँ ऐसे लगी हुई है, और कोई बॉडी ऐसे आ रही है, यहाँ टकरा जाती है, तो यहाँ से चल रही है, तो यहाँ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक, हाफ mv। और टकराने के बाद सारी एनर्जी इसको क्या करेगी? ट्रांसफ़र कर देगी। किसमें? हाफ के एक्स। जैसे तुम दौड़ते जाते हो और सामने कोई मिला और टकरा गए, तो टकरा क्या है? उसको चोट क्यों लग जाती? क्योंकि जो तुम्हारी एनर्जी थी उसको तुमने क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए उसको चोट लग जाती है। तो वही एनर्जी यहाँ क्या हुआ? हाफ mv स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो रही? हाफ के एक्स। अब जाकर प्रैक्टिकल न करने लगना कि वो सर ने आज बताया था इसलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लपड़िया जाओ। तो ये जाके कन्वर्ट हो जाएगी, टोटल एनर्जी हमारी क्या हो रही है? कन्वर्ट हो जा रही है। हम इसी काम करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। अभी बहुत तेज तो नहीं चल रहे हैं, लग रहा है हमको। 53 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सर्टेन स्प्रिंग। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ पहले, इधर नहीं दिख रहा है लेकिन आता रहता था ये। स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस थ्रू अ डिस्टेंस s। ये कोई स्प्रिंग है ऐसे, अब इसको s डिस्टेंस स्ट्रेस कर दिया हमने, इतना ये इतना ये s है, तो यहाँ जो वर्क डन है या वो कितना हो रहा है? 10 जूल है। मतलब जो एनर्जी है वो 10 जूल हो गई। इसको U से डिफाइन करो चाहे W से। The amount of work done that must be done on this spring to stretch its additional distances। अब additional distances का मतलब क्या हुआ? ये इतना s और बढ़ा दिया, ये बोलो। तो ये s तो पहले से था ना, तो ये बताइए x1 हमारा क्या हुआ और x2 क्या हुआ? ये समझ में आया? बोलो, फॉर्मूला बता दो क्या हो जाएगा वर्क डन का? W इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस। अब जरा डाटा ढूंढो। x1 मिल गया, x2 मिल गया, क्या नहीं मिला? k नहीं मिला। और k के बारे में कहीं कोई जिक्र? कहाँ से निकाल लोगे? इस डाटा से निकालोगे, इससे निकालोगे। कैसे निकालेंगे? u इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स। तो बताइए k की वैल्यू क्या हो गया? 2u बाई k। तो 2u बाई नहीं k नहीं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है? s स्क्वायर। तो बताओ w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ 20 अपॉन s स्क्वायर। और x2 की जगह क्या लिखेंगे? 2s स्क्वायर। s1 की जगह क्या लिखेंगे? माइनस में s स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 10 अपॉन s स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 3s स्क्वायर। s स्क्वायर से s स्क्वायर क्या हुआ? आंसर क्या आया? सिर्फ क्या करना पड़ा? यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ी कि इतने काम नया हुआ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बोलो, u इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ही k तो निकालना पड़ा हमें, बस उतारो। मतलब कोई कैलकुलेशंस पर नहीं, जो उनकी कैलकुलेशन वीक है वो लोग ना घबराएं। कॉन्सेप्ट पे उस पर डाटा ध्यान देने की कोशिश करो बस, कि हम कैसे चीज़ों को निकालते हैं। बाकी जिनकी मैथमेटिक्स वीक है उनके लिए इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत एप्लीकेशन नहीं है। अब जिसको 2 का स्क्वायर ना आता हो, 3 का स्क्वायर ना आता हो, उसके लिए तो है, बाकी के लिए नहीं है। अच्छा, कहीं डाटा लिखने में देखो हम तिरछा होकर लिखते हैं, और चूंकि ये बोर्ड डिजिटल है तो कहीं कहीं स्लिप करता है। कोई डाटा कहीं मान लो ना समझ में आता है, पूछ लिया करो। हमारी बात समझे? अब हम वहाँ तिरछा लिख रहे हैं, हमको तो उधर सीधा दिख रहा है, इधर तुम्हें देखोगे तिरछा कुछ और दिखेगा, तो कहीं ऐसा हो तो पूछ लिया करो। 53A पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस 2 सेंटीमीटर इज U।
जब x1 की वैल्यू 2 है तो उसमें एनर्जी कितनी है, u। ठीक है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाई 8 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला बता दो। अब ये सीधे सीधे हाफ के एक्स, तो u प्रोपोर्शनल 2, तो u1 अपान u2। अच्छा, कुछ लोग मन में ये आया होगा कि पहला वाला क्यों नहीं लगाया, पूछेंगे नहीं, लेकिन हम उनका मन समझ रहे हैं कि जैसे अभी हमने लगाया w इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1, तो दोनों की लैंग्वेज देखो क्या है। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन ऑन द स्प्रिंग टू स्ट्रेच थ्रू अ एडिशनल डिस्टेंस। हम एस और खींच दें तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा। और यहाँ ये नहीं कह रहे, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो यू हुआ, तो 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें तो यू क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की लैंग्वेज दोनों फर्क समझ में आ रहा है। यहाँ ये कहते कि 2 सेंटीमीटर किया तो यू था, एडिशनल और 8 कर दें, 8 और कर दें तो क्या हो जाए, तो 8 और 2 मिलके फिर 10 हो जाता, वो x2 हो जाता। तो दोनों लैंग्वेज क्लियर हुई, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को हमने एक जगह यहाँ कंपेयर करने के लिए कर दिया था। बाकी अब देख लो नीट का औकात हो जाएगा। यहाँ क्या रखोगे, यहाँ क्या रखोगे, और यहाँ का होल कितना आया, तो u2 की वैल्यू अब देखिए इस साल आया था आपको क्वेश्चन 54 करो सब लोग। 54 क्या है बताओ। लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच्ड x1 0.02, पोटेंशियल एनर्जी u1 u, स्प्रिंग स्ट्रेच बाई x2 0.1, और हमें क्या निकालना है, फिर यही सेम क्वेश्चन बोलिए। तो u प्रोपोर्शनल 2, ये 0.1 है 0.01 है, 0.1 है ना, तो पॉइंट से कैंसिल, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.2 की स्क्वायर 0.0, तो u2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ 25 u। अच्छा, अब इसने जिसने क्वेश्चन बनाया तो केवल तुम्हारी मैथमेटिक्स की औकात जानना चाह रहा था बस, और कोई कैलकुलेशन जानना चाह रहा था। एक तो यहाँ गड़बड़ करने के चांसेस थे कि यहाँ पॉइंट है, लोग दोनों पॉइंट निपटा देते, ध्यान न देते, एक गलती यहाँ कर सकते थे, दूसरी गलती यहाँ करने के चांसेस थे, इसीलिए उसने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था। उसका मकसद जो था यही था। अब यहाँ क्या है देखो, 0.04 है, इसको लिख सकते हो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो तो 100 हो गया, तो 100/4 हो गया। 100/4 मतलब क्या हो गया, 25 हो गया। तो सिर्फ बनाने का मकसद जिसका था वो यही था। द ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड विद द स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड कंप्रेस इट बाई लेंथ एल, उसको एल लेंथ कंप्रेस कर दे रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन कैसे निकालेंगे, मोमेंटम निकालना है आपको। मोमेंटम के 2 रास्ते हैं, एक मोमेंटम हो गया P = mv, आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। दूसरा मोमेंटम का होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी = p²/2m होता है। अब आप बताइए कैसे करेंगे, दोनों से निकाल सकते हो। अरे भाई, जो मोमेंटम के द्वारा एनर्जी आ रही है, अरे भाई एनर्जी 2 के थ्रू आएगी। एक आएगी वेलोसिटी थ्रू, वेलोसिटी थ्रू मतलब हाफ mv, और दूसरा आएगी मोमेंटम के थ्रू, वो क्या आएगी p²/2m, और वो किसको ट्रांसफर कर दे रहा है, स्प्रिंग को। स्प्रिंग की क्या होती है, हाफ के x²। दोनों ध्यान दीजिए, यदि यहाँ वेलोसिटी की बात आती
कि भाई ये वेलोसिटी ऐसे क्वेश्चन देखिए, भी कई बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको हमने नहीं रखा हुआ है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन ये आता है। देखिए ये है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, v वेलोसिटी जा रहा है, क्वेश्चन आता है ये कितना कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्ट, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ इसके पास कौन सी एनर्जी है, हाफ mv, और ये पूरी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा। अब इसमें से कोई चीज पूछ सकते हैं आप, कर लोगे ना। यहां पे आ जाओ, यहां पर इस ब्लॉक का मोमेंटम के टर्म एनर्जी क्या होती है, होती है p स्क्वायर अपान, और ये ट्रांसफर करेगा स्प्रिंग को, क्या होती है, बस वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाला, और मोमेंटम है मोमेंटम वाला। अब बताइए p स्क्वायर मास दिया है 2m, कैपिटल M कर दिया, हाफ के दिया है L की जगह, तो बताओ यहां से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के एल स्क्वायर इंटू एम, तो L अंडर रूट के इंटू, बोलो, ये भी कहीं लिख लेना बना के, ये भी खूब आए हैं, चूंकि बहुत इजी था इसलिए हमने इस क्वेश्चन को नहीं रखा। ये उतारिए, जो एक आध दो और निपटा लेते हैं। इधर देखिए, अब क्यों फिगर बना दे रहे हैं, यदि वही होगी तो, नहीं होगी तो कोई बात। इधर ध्यान दो, 250 ग्राम आर कनेक्टेड टू स्प्रिंग, चलो मास हमने m ले लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है, if both are given velocity be in opposite direction the maximum elongation of the spring। इधर देखिए, ये इधर को और ये इधर को, ठीक, मान लो x डिस्टेंस ये हो रहा है तो x ये भी हो रहा है, क्योंकि सेम स्प्रिंग है, सेम मास हो रहे हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों, मतलब हाफ mv स्क्वायर और प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। अच्छा अब x जगह देख लो, चलो x पूरा ही ले लेते हैं कि दोनों का हमने टोटल x मान लिया, टोटल x नहीं मानेंगे, एक का x1 और एक का x2, वो एक का x और एक का x, तो हाफ के x स्क्वायर और दूसरे का भी क्या हो जाएगा, तो बताओ ये क्या आया और क्या निकालना था, अंडर रूट x, बताओ कितना दिया, नहीं x निकालना था ना, x निकालना था, तो x की वैल्यू हो जाएगी b अंडर रूट m अपान b, ऐसे रखो, और m दिया है कितना 250 ग्राम को बदल लिया, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 125 b और अंडर रूट ठीक, 0 0 कैंसिल, 25 को इससे डिवाइड करो, वन अपान 8, दो 250 और 2000 ये नीचे ले आए, 0 कैंसिल, अच्छा 25 8 आ रहा है ना, हाँ एक ही स्प्रिंग है x, एक मिनट, तो ये हो जाएगा ये हाफ, तो b की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 2m, ठीक, तो इंटू 2 और आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ गई, ये आ जाएगी 250 10⁻³ तो 0.25,
0.25 मतलब हो गया 0.5 मतलब हो गया ये हो गया। ठीक, अब उतारिए वो। फिर से देखो, ये देखो, ये जो है हाफ mv² इसका हुआ, हाफ mv² इसका हुआ, दोनों मिला के जब मूव कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं x डिस्टेंस कंप्रेस हुआ। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। बोलो, जैसे ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो दोनों मिला के x डिस्टेंस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे रहे हैं। तो x डिस्टेंस जो कंप्रेस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक हाफ mv² इज इक्वल टू, अब जैसे मान लो एक ही मूव कर रहा होता तो क्या करते, हाफ mv² करते, अब बराबर हाफ के x² होता है। दोनों मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटीज मूव कर रहे हैं, इसलिए दोनों को हमने हाफ mv² और हाफ mv² कर दिया। अब मान लो दोनों वेलोसिटी अलग होती तो दोनों कंप्रेस अलग अलग होता, तब लिखते हाफ के x1 प्लस हाफ के x2², लेकिन दोनों सब सेम है इसलिए। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल लिया बस। ठीक, चलिए उतार लीजिए, बस करिए, बाकी कल।